हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज से फिफ्थ फेज वालों का एग्जाम शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुए हैं या फिर नहीं, किस लेवल के प्रश्न आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए पैटर्न सेम टू सेम एग्जैक्ट वही रखा गया है जैसे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में चले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ा दिया गया था। आज जो पूछे गए हैं बहुत कैलकुलेटिव नेचर के यहाँ पे ज्यादातर सवाल डाले गए। जैसे कि साइंस के भी पोर्शन में बात करें तो काफी लंबे लंबे सवाल दिए गए जिसके ऑप्शन भी बड़े बड़े थे जिसमें समय लगा। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आए हैं, इसमें भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, यहाँ पे करने में समय गया। इसके बाद और भी सारे टॉपिक को कवर किया गया रीजनिंग वाले पोर्शन में, उसमें भी थोड़ा थोड़ा समय, जैसे वेन डायग्राम आपका है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से आए। इसके बाद देखिए कथन निष्कर्ष वाले से आए हैं, सिलोगिज्म वाले से आए, सीरीज वाले आए हैं, इनइक्वालिटी वाले। इसके बाद आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उससे रिलेटेड। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते हैं जैसे कि छात्र यहाँ पे बता रहे हैं। रही बात यहाँ पे फिजिक्स वाले टॉपिक की, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखने को मिला है और यहाँ पे फिजिक्स से ज्यादा प्रश्न, केमिस्ट्री से थोड़ा कम और बायोलॉजी से भी उसी के आसपास ही देखने को मिले हैं। करंट अफेयर 2022 से ज्यादा आया है, 2021 से कम आए हैं, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का देखने को मिला है और स्टैटिक जीके वाले तो प्रश्न आ रहे हैं। देखिए आज अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस बहुत अच्छी बताई जा रही है। कहीं कहीं पे 80% के आसपास, कहीं कहीं पे 75% के आसपास, 70% के आसपास, इस तरह से अटेंडेंस बताई जा रही है। क्योंकि आपको पता है हुबली जोन का एग्जाम चल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि एग्जाम देने आ रहे हैं। बात कर ले दोस्तों हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट की, तो देखिए आज के जो अटेम्प्ट छात्रों के गए हैं जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं उनके एक के 72 अटेम्प्ट रहे हैं, एक कैंडिडेट के 78 अटेम्प्ट रहे हैं, एक कैंडिडेट के 82 भी अटेम्प्ट रहे हैं और एक छात्र हैं जिनके 67 अटेम्प्ट रहे हैं। तो इतने सारे छात्र से मैंने यहाँ पे बातचीत आज की। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाई करनी है, देखिए इनका अभी फ्लैश सेल चल रहा है जिसमें आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है। यहाँ पे 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 46,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। यानी 1 साल के लिए टेस्ट पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ 360 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो, SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो दोस्तों आप लोग बाई कर लीजिएगा। तो ये रहे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रीवियस के जो पेपर हुए थे उससे कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं और कई सारे नए नए भी सवाल डाले गए। जैसे देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था रिपीटेड, इनमें से मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सही है। अब फंडामेंटल ड्यूटी से तो लगातार ये लोग सवाल पूछ ही रहे हैं। अब यहाँ पे 4 बड़े बड़े ऑप्शन थे, इसमें एक था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, तो ये तो मौलिक कर्तव्य में आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ये रिपीटेड है। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि तीव्र औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। यह भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करें तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें यहाँ पे तीव्र औद्योगिकरण के बारे में लाए गए थे। एक सवाल देखिए पूछा है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 124 है, इसके अंतर्गत यहाँ पे CJI ऑफ इंडिया की नियुक्ति किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीटेड है, 30 तारीख के डेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 30 सितंबर के डेट में, और सेम टू सेम फिर रिपीट हुआ। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है। तो ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों आर्टिकल 40 में है। देखिए 243 ये सब करके ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसी के आसपास सारे ऑप्शन थे, तो 40 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसमें बताए गए हैं। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है भवानी नदी, एक और नदी नाम था, दो नदी का बताया गया था। बोला भवानी नदी किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो कावेरी था, कृष्णा था, महानदी, 3 ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों कावेरी। कावेरी नदी का ही सहायक नदी है भवानी नदी। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया था। अब इसमें 4 ऑप्शन था, उसमें एक नीरज चोपड़ा का भी ऑप्शन था, तो इनको यहाँ पे दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 वाला। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है एक करंट अफेयर का, 1 मई 2021 से, देखिए 2021 का एक करंट अफेयर है, 2 से 18 वर्ष के बच्चों को कौन सा टीका लगाया गया है। तो इसमें कंफ्यूजन के लिए देखिए कोविशील्ड भी दिया था, कोवैक्सीन भी दिया था, स्पुतनिक जो 5 है ये तो होगा नहीं, तो इसी में से 2 होना चाहिए था। तो कुछ छात्र इसमें लगा के आ गए, कुछ छात्र इसमें लगाए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर की बात करें तो 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे कोवैक्सीन जो टीका था ये सही था, तो कोवैक्सीन हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा गया है जैन धर्म के तीर्थंकर किसे कहते हैं, यानी जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं तो उसके बारे में सवाल पूछा था कि ये जो तीर्थंकर होते हैं इसको किसे कहते हैं। तो ये भी बड़ा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था इलेबोरेट करके कि जो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर जो शिक्षा देते हैं उसको बोलते हैं। तो ऐसे करके ऑप्शन था, तो उसमें भी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होंगे, हालांकि
तीर्थंकर के बारे में आपको भली भांति पता ही होगा, जैन धर्म के बारे में पढ़े हो तो इसके बारे में लगा सकते थे ठीक ऑप्शन देखकर। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा पर्वत के मिलान के बारे में गलत है, यानी पर्वत चोटी दी गई थी और उसमें पूछा था कि मिलान कीजिए कि कहां कहां पर है। तो एक तो था कि कंचनजंगा, कंचनजंगा का सिक्किम दिया था, तो ये तो सही है। एक था केटू, केटू का हिमाचल प्रदेश दिया था। अब देखिए केटू है जो कि काराकोरम में है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश ये तो गलत हो जाएगा, तो यही गलत था। मिलान के बारे में गलत कौन है, तो केटू हिमाचल प्रदेश। एक सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शास्त्रीय भाषा कब से लागू हुआ है। तो फिफ्थ फेज में भी शास्त्रीय भाषा से सवाल बन ही रहे हैं। तो शास्त्रीय भाषा कब से लागू हुआ था, तो 2004 में, और पहली बार यहाँ पे तमिल भाषा को यहाँ पे शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे थे जो कि 2004 और बाकी सारे इसके ऊपर ही थे, तो 2004। एक देखिए प्रश्न पूछा था और दो सवाल आज पूछ लिए गए सेम टू सेम ही बेसिस पे। देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से तर्जनी उंगली क्या दर्शाता है, यानी फोर फिंगर जो होती है वो क्या दर्शाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र। और एक सवाल आया था कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, दाएं हाथ वाले से, अंगूठा यानी थंब होता है वो क्या दर्शाता है। तो अंगूठा के बारे में बात करें तो फोर्स का दिशा यानी बल का दिशा दर्शाता है या फिर मोशन का दिशा दर्शाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है सिंपल सा कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होती है उसका सिंबल क्या होता है। तो सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का, इस तरह से यहाँ पे सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस होते हैं। और इसको ऐसे करके कर दिया जाए एरो करके, तो ये रियोस्टेट होते हैं, रियोस्टेट जिसको बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट खाली यहाँ पे सिंबल पूछा था रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का ये वाला हो जाता। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात करें तो ओम होता है, जिसको इस तरह से सिंबल से ओम को दर्शाते हैं। तो अगर ऐसा भी पूछ दिया जाए तो इस तरह का ओम का सिंबल होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है रिएक्टिविटी के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सही है, यानी कि अभिक्रियाशीलता के अनुसार यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाना था। अब चार था एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आयरन, लेड। अब इसमें सबसे कम कौन सा होगा, इससे ज्यादा कौन, इससे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा। तो देखिए लेड सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसके बाद आयरन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, इससे भी रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे पोटेशियम हो जाता। तो इस तरह से इसको लगाने था, ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक देखिए सवाल पूछा है रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है। तो रामनवमी जो फेस्टिवल है वो किस महीने में मनाया जाएगा, तो अप्रैल था, मई था, जून था और अगस्त था। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रैल। और हिंदी में बात करें तो हिंदी वाली जो कैलेंडर होती है उसके अकॉर्डिंग शायद चैत्र मंथ होगा, महीने चैत्र माह में यहाँ पे रामनवमी मनाई जाती है। इसके बाद देखिए एक और केमिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे कि अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है, यानी NH4Cl है, इसका फॉर्मेशन पूछ लिया गया था कि कैसे बनेगा। तो चार रिएक्शन दिया गया था, उसमें से एक आपको सही ढूंढना था। तो एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया होगा ए वाला NH3 जो अमोनिया है उसमें अगर HCl को मिला देते हैं तो NH4Cl यहाँ पे बन जाता है। तो ये वाला अगर रिएक्शन दिया गया होगा तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए। एक सवाल देखिए पूछा था, देखिए दो डायग्राम आज दिए गए थे। एक तो बोला गया है कि डायग्राम दिया था और पूछा कि लीवर यानी यकृत कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, ऐसे जो डायग्राम था अलग अलग करके दिया था। उसमें से सही वाला डायग्राम पकड़ना था कि आखिर यकृत के बारे में कौन सा डायग्राम है वो सही है। तो ये हो गया। एक यहाँ पे भेजे गए हैं कि हार्ट यानी जो हमारी हृदय होती है उसका डायग्राम दिया गया था, और इसमें वाल्व के बारे में पूछा था। तो चार वाल्व होते हैं उसके बारे में कि 1 2 3 4 पे कौन कौन सही है, इस तरह से करके। तो एक भी डायग्राम, तो दो डायग्राम से पूछे गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे किडनी ब्रिक से भी बताए जा रहे हैं, हालांकि छात्र को याद नहीं था कि क्या है, लेकिन एक किडनी से भी सवाल यहाँ पे बोले जा रहे हैं। देखिए एक सवाल यहाँ पे फिर से रिपीटेड आया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका अवशोषण नहीं होता है, यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान किसका अवशोषण नहीं होता, तो ऑक्सीजन का नहीं होता, क्योंकि ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो मिलता है ऑक्सीजन बाद में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और उसके एवज में हमें ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, ना कि अवशोषण होता है ऑक्सीजन का। एक देखिए सवाल पूछा है, इसमें से किसमें द्विलिंगीय गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अब दोस्तों यही सवाल मुझे लिखाए गए हैं, द्विलिंगीय गुणसूत्र। बाकी आप लोगों ने जो पेपर दे के आए हो बताइएगा कि आखिर ये परफेक्ट क्वेश्चन क्या था या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन थे। ऑप्शन सुन लीजिए, ऐसे भेजे गए हैं, एक स्नेक था यानी सांप, फिश था मछली, कोई फिश करके था उसका नाम, मेल यानी कि जो पुरुष और फीमेल महिला, इस तरह से करके भेजे गए हैं। अब इसके दोस्तों मुझे आंसर पता नहीं है, शायद इसमें क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे और भी चेंजेज होगा या फिर कुछ और बताए गए होंगे इसके अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग जो पेपर देखे हैं बता दीजिएगा इसके बारे में। एक देखिए सवाल पूछा गया है, मेटल यानी जो धातु होते हैं उसके संदर्भ में कौन सा सही है। तो एक था कि रिसाइकल करके पुनः उपयोग करना और एक था रीयूज करना। अब देखिए कोई भी मेटल धातु होगी उसको डायरेक्ट रीयूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो उसका अपक्षेपण हो गया, क्या हो गया, कैसा रिएक्शन क्या करके किसके साथ हो गया है। तो क्या सबसे बेटर हो सकता है कि उसको रिसाइकल कर दें और रिसाइकल करके यूज कर लें बाद में। तो ये वाला इसका सही हो सकता है आंसर, तो ये इसका हो जाता। एक देखिए समुद्र के अंदर मालदीव्स में
अंडर वाटर केबल किस कंपनी द्वारा लगाया जाएगा? तो इसके ऑप्शन थे रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस, और रिलायंस ही ये सब काम कर रही है आजकल जो देश विदेश और हर जगह पे, तो यही इसका आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, इसमें से मांग किस पर डिपेंड करता है? जो यहाँ पे मांग होती है, जैसे कि पूछ लिया है आपके इकोनॉमिक्स से सवाल, और ऐसे पहले भी सवाल पूछे थे डिमांड वाले से। तो मांग किस पे डिपेंड करेगा? तो उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करेगा। ये ऑप्शन में वहाँ पे थे, और बाकी और भी ऑप्शन में थे जैसे कि बता जा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा भी तो पूछ देता है फ्रेंड्स की ए बी दोनों होगा, या फिर ए बी सी दोनों होगा, या फिर केवल एक होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भेजा गया है। तो जो मांग होता है वो उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करता है, ये तो सही है। बाकी ऑप्शन मेरे पास नहीं आए। एक देखिए प्रश्न पूछा है, देखिए आज न्यूमेरिकल से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछ लिया गया था। एक था कि अवतल दर्पण दिया गया है। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। इसमें पूछा था कि इमेज की अगर दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो छात्र एग्जाम देके आते हैं पूरी तरह से याद होते नहीं है कि क्या कितना सेंटीमीटर है कोई दिया। लेकिन सेम टू सेम सवाल था कि अगर इमेज का दूरी है, यानी कि भी बराबर दी गई थी 20 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन एम बराबर दी गया था दो, तो पूछा कि फोकस की दूरी आखिर कितनी होगी, यानी कि एफ बराबर पूछी है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे? फोकस निकालने के लिए हमें तो यहाँ पे दर्पण वाला सूत्र पे जाना होगा, 1/f बराबर 1/v+1/u। इसके लिए हमें भी तो मालूम है, लेकिन u निकालना होगा। अब u निकलेगा कैसे? तो u निकलेगा मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला से। तो m बराबर होता है, एम बराबर हो जाएगा -v/u, क्योंकि दर्पण है, अवतल दर्पण। अगर लेंस होता तो v/u हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सोल्व कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा -v/u हो जाएगा। अब 20 सेंटीमीटर दी गई है इमेज की दूरी, तो -20 और u, तो u भी तो हम लोग माइनस में ही लेके चलते हैं। अगर हम लोग अवतल दर्पण पे लेके चलें तो एक कट जाएगा ऐसे, और यहाँ पे 2 है, मैग्निफिकेशन 2 है, तो ये कितना आ जाता? तो u बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 10, यानी कि u बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v+1/u दर्पण सूत्र से। तो 1/u कितना है? 20 है, ठीक। v कितना है? 20 है, और प्लस है, और लेकिन u का साइन माइनस में लेंगे क्योंकि -10 आया है। तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी कि 1 -2, यानी कि 1/-20, यानी कि -20 यहाँ पे निकल के आ गया क्या? फोकस। तो फोकल लेंथ जो है यहाँ पे -20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 मान के चल सकते हो कि इतना हमारी फोकस दूरी है वो निकल के आ गई। तो यही पूछा गया था। बाकी जो डेटा दिया गया होगा यहाँ पे कितना कितना सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सोल्व कर लेना था। एक देखिए सवाल पूछा गया है कि उत्तल लेंस में वस्तु की ऊंचाई दी गई थी, वस्तु की दूरी भी दी गई थी, फोकस की दूरी भी दी गई थी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? अब दोस्तों ये भी है जो कि एक लाइन में सोल्व हो नहीं सकता, क्योंकि इसको भी कम से कम 2-3 फॉर्मूला लगाएंगे तभी सोल्व होगा। तो इसीलिए कई छात्र हैं जो कि यहाँ पे टाइम के मैनेजमेंट को देखते हुए छोड़ के भी चले गए हैं, क्योंकि आज कैलकुलेटिव बहुत आ गया था, समय यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। क्वेश्चन तो करने लायक ही दिए जा रहे हैं पहले के पैटर्न से ही, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। टोटल 70, 75, 72, 78, 80 तक करते करते यहाँ पे समय ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की ऊंचाई दी गई थी, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया था, ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई थी, यानी कि u बराबर दिया गया था, फोकस की दूरी दी गई थी, यानी f बराबर भी दिया गया था। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी ये पूछा था। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे कैसे? तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए f और u दिया था, तो इससे हम लोग v निकाल लेंगे। अगर लेंस था तो 1/f बराबर 1/v-1/u वाले फॉर्मूला से v निकाल लेंगे। अब v निकल गया और u निकल गया, तो इससे मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं v/u करके। तो मैग्निफिकेशन हमारी आ जाती समथिंग, कुछ भी निकल के आ जाती। तो मैग्निफिकेशन जब निकल जाता तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया था, तो इमेज का हाइट वाले फॉर्मूला लगाते हैं, m बराबर i/o। तो i ही तो निकालना है इमेज का हाइट। तो मैग्निफिकेशन जितना आता और ऑब्जेक्ट का जो हाइट जितना दिया था, वस्तु की हाइट, उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे इमेज का जो हाइट है हमारी निकल आ जाती। तो ऐसे इसको सोल्व कर लेना था। एक सवाल देखिए पूछा है, अवतल लेंस में अगर फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो पावर यानी क्षमता क्या होगी? अब देखिए अवतल लेंस था, यानी कि कनकेव लेंस दिया गया था। अब इसमें देख लीजिए कनकेव लेंस में बात करें तो यहाँ पे पावर बराबर होता है 1/f। तो f बराबर होता है पावर बराबर 1/f, यानी कि 1/25 लेंगे, यहाँ से 100 से करेंगे तो यानी कि 4, तो -4 डायोप्टर है, जो कि यहाँ पे हमारी आंसर निकल के आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस है, यानी कि कनकेव लेंस है। तो एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था। तो 1 से 8 मार्च के बीच में जो महिला दिवस सप्ताह है ये मनाया जाता है। एक सवाल देखिए पूछा है, किसी अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण
किस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है? तो देखिए, एक था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक था रिडक्शन यानी अपचयन, एक था रिडॉक्स रिएक्शन और एक था डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, रिडक्शन भी नहीं होगा, रिडॉक्स भी नहीं होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है अपघटन, इसमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, अपक्षेप का निर्माण होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। एक देखिए प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा कि कार्बन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटल वाइड है? तो कार्बन क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। एक देखिए आया है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है यानी कि वैलेंसी कितना होता है? तो वैलेंसी कितना होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, 4 होता है कार्बन की वैलेंसी। इसके बाद देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, किसी तार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, अगर बढ़ाकर 15 सेंटीमीटर कर दिया गया है तो अब प्रतिरोध यानी अब रेजिस्टेंस कितनी होगी? अब देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बटा ए होता है। अब बोला गया है कि लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टेंस बराबर रो 5 बटा ए। बाकी ये सब के बारे में कुछ नहीं बताएगा कि एरिया कितना होगा या फिर रो कितना होगा, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ लेंथ में क्वेश्चन दिया गया था। तो अगर लेंथ में बात करें तो 5 रो बटा ए इतना हो जाएगा, लेकिन अब 15 कर दिया गया है यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं 15 बटा ए। तो 15 को ऐसे तो लिख सकते हैं 3 गुना 5 इतना करके, लेकिन रो 5 बटा ए इतना के जगह पे तो आर आ रहा था जो कि पहले 5 सेंटीमीटर था, तो इतना के जगह आर लिख सकते हैं, तो आर और इंटू 3 इतना आ जाएगा, यानी कि 3 गुना पहले जो रेजिस्टेंस था उसके 3 गुना रेजिस्टेंस अब हो गया, 3R रेजिस्टेंस हो गया अगर लंबाई को 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ा के कर दिया जाए तो इस तरह से 3R 3 गुना रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। एक देखिए सवाल पूछा था, वायु खेल नीति में कितनी समिति का गठन किया गया है यानी NASP नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2022 लॉन्च किया गया था, उसमें कितनी समिति का गठन किया गया है? 1 2 3 4 ऐसे करके थे। अब दोस्तों इसके मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं है, आपको जिनको पता होगा पेपर दे क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में इसके सही आंसर बता दीजिएगा। तो ये भी एक सवाल थोड़ा डीपली आज पूछ लिया गया है, हालांकि वायु खेल नीति से बहुत सारे पहले सवाल बने हैं और काफी इजी भी थे, लेकिन आज थोड़ा ऐसा पूछा। एक देखिए प्रश्न है, सोलेनॉइड यानी परिनालिका जो होती है मैग्नेटिज्म से, उसके बारे में क्या सही है? अब इसके 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन छात्र को याद नहीं थे, तो सोलेनॉइड से भी आए। ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन और आया था 35 नंबर का, जो कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल होता है, न्यूलैंड का अष्टक जो नियम है, इसमें बोला गया था कि जो पहला एलिमेंट, पहला जो तत्व होता है उसका प्रॉपर्टी गुण होता है वो किसके साथ मिलता है? तो पहला का जो गुण होता है वो हर एक 8वें के साथ उसका जो प्रॉपर्टी है वो मैच करेगा, मिलेगा, तो 8वां इसका सही हो जाता आंसर। तो देखिए टोटल 35 क्वेश्चन मिल पाए हैं और आप लोगों ने लेवल देखा कि कैसा लेवल था, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के दिए थे, यहाँ पे कैलकुलेटिव ज़्यादा था, इसको कैलकुलेटिव कर सकते हो, समय ज़्यादा लग रहा था यहाँ पे। मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में लगभग दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी बताई जा रही है और बाकी सवाल मैथमेटिक्स के करने लायक थे। तो रीजनिंग वाले पोर्शन थोड़ा कैलकुलेटिव और साइंस और जीके वाले पोर्शन थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग गए थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट भी छात्रों के नहीं गए और आप लोगों के सामने जो एनालिसिस है आप लोगों ने देखा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।